हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ में आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो कि समझ में ना आए, बिल्कुल रीड करने वाला पार्ट है, तो आप इजीली इसको रीड करके समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ हम समझेंगे जिसमें से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के अंदर चैप्टर में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करना है इस चैप्टर का। पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप का पॉल्यूशन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें मेनली इस चैप्टर में एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करना है। दो केस स्टडी दी गई है इसके अंदर, ताजमहल और गंगा रिवर केस स्टडी, जिसको भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पर कुछ थ्योरी वाला पार्ट दिया गया बेटा, तो बस आपको इसको रीड करना है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया बेटा, एनवायरमेंटल pollution refers to undesirable changes in the surrounding that have adverse effect on plants, animal and other biological and physical components of the environment। ठीक है, तो environment pollution क्या होता है बेटा, कुछ undesirable changes है ना, और ये changes किसकी वजह से होते हैं, pollutants की वजह से। ठीक है, और इसका एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो हमारे जितने भी लिविंग कंपोनेंट है अर्थ के ऊपर, उन पे इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स पे हो सकता है, एनिमल्स पे हो सकता है। तो जो सब्सटेंस एनवायरनमेंट में मिक्स होते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पॉल्यूटेंट। क्लियर, और ये पॉल्यूटेंट किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, या फिर गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर बेटा, अब ये सब्सटेंस जो है एक नेचुरल कंसंट्रेशन से ज़्यादा अमाउंट में एनवायरनमेंट के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। क्लियर, यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा अलग अलग टाइप का पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। जैसे एयर पॉल्यूशन, अगर एयर की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है बेटा, एयर में जो गैसेस का कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसे बोलते हैं हम एयर पॉल्यूशन। क्लियर, ऐसे ही वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, अगर वाटर के अंदर अनडिजायरेबल सब्सटेंस की मिक्सिंग हो जाती है, किसी केमिकल की मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर किसी डेड एनिमल्स के पार्ट्स, रॉटन पार्ट्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन। ऐसे ही सॉइल पॉल्यूशन होता है बेटा, अगर सॉइल की क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, सॉइल की जो अपर लेयर है ह्यूमस वाली, उसका रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, तो भी इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही साउंड पॉल्यूशन, या फिर जो है जिसे हम बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन, ज़्यादा साउंड की वजह से, और ऐसे ही लाइट पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा लाइट की वजह से। क्लियर, तो अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स किस किस स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, और पॉल्यूशन का टाइप क्या क्या है। ठीक है बेटा, हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बेटा, हाउ क्रूशियल इज एयर एंड वाटर। एयर और वाटर क्यों जरूरी है, क्यों क्रूशियल है, कैसे हमारे लिए जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले वाटर और एयर, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आप भी समझते हो कि एयर और वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, तो सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर ही प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन अगर हम देखते हैं किसी केमिकल का, अगर सेल के अंदर, या फिर कुछ भी सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो वाटर सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। और इसी वाटर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं। तो वाटर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। साथ ही साथ में हम जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़, उसमें भी वाटर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी वाटर हमारी अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में ज़रूरी होती है वाटर की ज़रूरत होती है बेटा, ड्रिंकिंग पर्पस में ज़रूरत होती है, वॉशिंग में और क्लीनिंग में भी वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर, ऐसे ही बेटा एयर भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ के लिए।
क्योंकि इसी एयर की वजह से हम सरवाइव करते हैं बेटा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी जाके ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए भी ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बेटा जब फूड मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, जब भी आप कोई खाना खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स जाते हैं, यही फूड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाके ब्रेक डाउन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बेटा? तो एयर और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा एयर पॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर? एयर पॉल्यूशन आप जानते हैं बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है, हर गैसेस का कंसंट्रेशन अलग अलग है। अगर उन गैसेस का कंसंट्रेशन बिगड़ता है, डिस्टर्ब होता है किसी वजह से, या फिर एनवायरनमेंट के अंदर एयर में किसी भी टॉक्सिक गैसेस का मिक्सिंग होता है, ठीक है, किसी भी हैजार्डस सब्सटेंस की मिक्सिंग होती है, तो इसे बोलते हैं हम एयर पॉल्यूशन। क्लियर? अब सोर्सेस क्या क्या हैं, कैसे होता है ये एयर पॉल्यूशन? ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दो सोर्सेज दे रखे हैं, या तो नेचुरल सोर्स से हो सकता है एयर पॉल्यूशन, या फिर मैन मेड सोर्सेज के थ्रू एयर पॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, नेचुरल जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट नहीं करती एयर पॉल्यूशन को, उसे क्या बोलते हैं हम? नेचुरल। ठीक है, और नेचुरल में क्या क्या आता है, जैसे फॉरेस्ट फायर, कई बार बेटा जंगलों में आग लग जाती है, तो ये क्या है, ये नेचुरल रीजन है। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म ये क्या है, ये भी एक नेचुरल रीजन है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी फटती है बेटा, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल सोर्स है। मैन मेड सोर्स क्या है बेटा, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे पावर प्लांट्स, तो पावर प्लांट्स से कई बार बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है बेटा, बहुत सारे डस्ट निकलती है, तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। घरों से निकलने वाला वेस्ट, ठीक है, गैसेस जो होती हैं घरों से निकलने वाली, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला डस्ट, या फिर जो गैसेस हैं, ठीक है, फ्यूम्स जो है बेटा, ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाली फ्यूम्स जो होती हैं, और या फिर ट्रांसपोर्टेशन, जितना हमारे व्हीकल्स हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो इनसे धुआं निकलता है, उनसे भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये किन में आते हैं? मैन मेड में। ठीक है, मैन मेड कौन से होते हैं बेटा? जो कि ह्यूमन के थ्रू हो रहा है। नेचुरल जो कि अपने आप हो रही है, नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है। क्लियर? तो एयर पॉल्यूशन दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल वेज के थ्रू भी और मैन मेड वेज के थ्रू भी। क्लियर? अब ये एयर पॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है बेटा, कैसे जो है नुकसान पहुंचाता है? तो एयर पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी एलर्जीज हो जाती है बेटा, लंग्स डिजीज हो जाती है काफ़ी सारी, इवन डेथ भी हो सकती है ह्यूमंस की, ठीक है, एनिमल्स की भी। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, काफ़ी सारी डिजीज हो सकती है बेटा, न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर काफ़ी सारी हेरिडिटरी डिजीज हो सकती है, म्यूटेशन हो सकते हैं बेटा, है ना। बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स या फिर जो प्लांट को अफेक्ट कर सकता है ये एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे अर्थ पे जिनके नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जिनकी जो नंबर हैं स्पीशीज के कम होते जा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे बोलते हैं हम एनिमल, एंडेंजर्ड एनिमल और एंडेंजर्ड प्लांट। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स और एंडेंजर्ड प्लांट के वेजिटेशन को भी एयर पोल्यूशन अफेक्ट करता है। तो ये सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, एलर्जीज होती हैं, लंग डिजीज होती हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं बेटा उनमें कोई बीमारी हो सकती है, या फिर जो एनिमल्स और प्लांट्स हमारे नेचर में कम हैं उनके नंबर को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स हमने डिस्कस कर लिया बेटा। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? तो जो भी सब्सटेंस एयर के अंदर मिक्स होते हैं, जो भी हैजार्डस या फिर टॉक्सिक, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिक मतलब जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही हैजार्डस या टॉक्सिक वेस्ट जब किसी एनिमल, कोई एनिमल इसके एक्सपोजर में आता है या फिर कोई प्लांट इसके एक्सपोजर में आता है, तो उसको ये अफेक्ट करता है एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ बेटा सेकंड पॉइंट, दीज में बी प्रेजेंट एज सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स और गैसेस। तो ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं बेटा, लिक्विड्स की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर गैसेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने को देता है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए बेटा, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं CFC, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर, तो ये बहुत ही पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूट साइज के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर के अंदर, वाटर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं गैसेस में। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, लेड, तो ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एयर पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल 2 या 3, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सोर्सेज क्या क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो यहाँ पे दे रखा है कहाँ कहाँ से ये रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखा बेटा सीमेंट प्रोडक्शन, जहाँ सीमेंट बनता है तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ों की कटिंग की जाती है तो वहाँ पर भी जो है ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, क्योंकि उनको एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स की कटिंग कर दी गई है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एयर में बढ़ गई, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक गैसोलीन, ठीक है, तो बर्निंग के टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में ऑयल, कोल, वुड को जब बर्निंग की जाती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो जब किसी भी सब्सटेंस को इनकम्प्लीट बर्निंग की जाती है तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्पेशली फ्यूल्स के थ्रू। क्लियर। सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, तो सल्फर और नाइट्रोजन यहाँ पे दे रखा है मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये दोनों, NO2 एंड SO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या क्या सोर्सेज हैं इनके, तो यहाँ पर नीचे सोर्सेज भी दे रखे हैं आपको, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पावर प्लांट्स। तो यहाँ से सल्फर एंड नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। अब इनसे होता क्या है, तो आपको पता है बेटा एयर से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्लियर। या फिर परमानेंट लंग्स डैमेज हो सकते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। साथ ही साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो एसिड रेन भी हो सकती है। और इसी एसिड रेन से आप जानते हैं बेटा जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है, जितनी बिल्डिंग्स होती हैं उनका भी नुकसान होता है, कोरोजन हो जाता है, उनमें जंग लग जाती है, ठीक है, कच्चे हो जाते हैं वो। इसके बाद देख रहे हैं हम कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पॉल्यूटेंट्स में देखा, एयर पॉल्यूटेंट्स में, कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स जो कि एयर में, गैसेस में या फिर वाटर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, मिक्स फॉर्म में होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पार्टिकुलेट मैटर। बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है, और इनकी वजह से काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रखा है बेटा यहाँ पर कौन कौन से पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जैसे डस्ट, पॉलन, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं प्लांट से जब रिलीज होते हैं, ठीक है, एसिड ड्रॉपलेट्स और स्मोक, ठीक है, धुंध जो होती है। कॉजेज क्या क्या है इसके, तो कॉजेज भी दे रखे हैं, कंबशन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डस्ट, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ये पार्टिकुलेट मैटर हमारे एयर में, वाटर में और साथ ही साथ गैस के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और जब इन तीनों के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं, जब हम इन तीनों के एक्सपोजर में आते हैं, एयर के, वाटर के या फिर गैस के,
तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, है ना। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, काफ़ी सारी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पार्टिकुलेट मैटर क्या है। तो बहुत ही माइन्यूट साइज के ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने समझा कि पॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कौन कौन से टाइप का होता है, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। हम एयर पॉल्यूशन को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, किस किस वेज के थ्रू एयर पॉल्यूशन हो सकता है, नेचुरल एयर पॉल्यूशन क्या होता है, मैन मेड एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हमने समझा। इसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के। अगर एयर पॉल्यूशन होता है तो कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट कर सकता है। अगर इस एयर पॉल्यूशन के एक्सपोजर में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है तो उसमें डिजीज़ हो सकती हैं। क्लियर? इसके बाद में हम देख रहे हैं कि CFC जो एक गैस है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी हमने देखा था एयर पॉल्यूटेंट्स में, ये एक एग्जाम्पल है एयर पॉल्यूटेंट्स का। तो इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करना है, तो इसलिए हम CFC को समझ रहे हैं। ठीक है बेटा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC यहाँ पे लिखा हुआ है। CFC होता क्या है? तो CFC आर कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। क्लियर बेटा? इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? तो आपने देखा होगा बेटा, जितने भी स्प्रेज होते हैं जो कि आपको ठंडे लगते हैं, जैसे जो डीओ होते हैं, उनके अंदर भी CFC का यूज़ किया जाता है। ठीक है? आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर भी घरों में यूज़ किया जाता है, कंडेंसर के अंदर। ठीक है? AC में भी इसका यूज़ किया जाता है, कूलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी लैब्स में, सिलेंडर में। ठीक है? इसका इफेक्ट क्या होता है? तो CFC जो होती है आपकी ओजोन लेयर जो है आपके एटमॉस्फेयर की, उस ओजोन लेयर का रिडक्शन करती है। ठीक है? उसको धीरे धीरे रिड्यूस करती है, और ओजोन लेयर का धीरे धीरे रिड्यूस होना ही ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ठीक है? ओजोन की जो लेयर है आपके एटमॉस्फेयर में, ये ओजोन की लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही ओजोन की लेयर आपके सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को अर्थ पे पहुंचने से रोकने का काम करती है। ठीक है? अगर यही ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली हो जाए, ठीक है, इसका धीरे धीरे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाए, किसकी वजह से? इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है? डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए अगर ओजोन लेयर का, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं हम ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है? तो यही है यूवी रेज। क्यों यूवी रेज को क्यों रोकने का काम करती है ओजोन लेयर? क्योंकि ये यूवी रेज जो है हमारे को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है बेटा, काफ़ी सारी डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है? स्किन कैंसर जैसी, या फिर आई डैमेज, या फिर हमारी इम्यून सिस्टम को ये वीक करती है, सप्रेस करती है। ठीक है? तो CFC आपको समझ में आ गया बेटा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे मिलके बना होता है? क्लोरीन से, फ्लोरीन से एंड कार्बन से मिलके बनता है। कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट हो सकता है? तो आप लिख सकते हैं कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ इस CFC का यूज़ किया जाता है। और इसका क्या इफेक्ट है? तो हमने इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया कि ओजोन डिप्लीशन को ये बढ़ाता है CFC। ठीक है? ओजोन की लेयर को रिड्यूस करता है। क्लियर? ओजोन डिप्लीशन का काम करता है। और ओजोन की लेयर क्यों जरूरी है? तो आप लिख सकते हैं कि ओजोन लेयर यूवी रेज को रोकने का काम करता है। ठीक है? और ये जो यूवी रेज है वो यूवी रेज के थ्रू काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं, इसलिए तो ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारी अर्थ पे। इसके बाद बेटा हम देखते हैं एक केस स्टडी ताजमहल की एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो हमने डिस्कस किया था बेटा पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो गैसेस हैं ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं, उन वाटर वेपर के साथ इन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मिक्सिंग होती है। ठीक है? और मिक्सिंग होने की वजह से ये एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? बदल जाते हैं। अब यही एसिड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है बेटा, और जब भी बारिश होती है तो बारिश के साथ में ये एसिड रेन की फॉर्म में हमारे
जो है अर्थ तक पहुंचते हैं बेटा। और इसी की वजह से जो ताजमहल है, एक ये स्टडी देख रहे हैं हम ताजमहल, तो ताजमहल में जो आप देख रहे हो कि जो मार्बल है, मार्बल का कलर येलोइश हो गया है, ठीक है, कई जगह से डैमेज हो चुका है ताजमहल, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ गए। तो ये सब किसकी वजह से, ये सारा इस एसिड रेन की वजह से, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ है। क्लियर। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं बेटा एक और टर्मिनोलॉजी है ग्लोबल वार्मिंग। तो उससे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग से पहले हम ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्कस करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे लिखा है द गैसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैसेस रेस्पॉन्सिबल है उन्हें बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए बेटा, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इन सब गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्लियर, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना बेटा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कटिंग की जाती है, जब भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है ट्रीज को जब कट किया जाता है, तो ट्रीज हमारे अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जब भी कंबशन होता है बेटा, या फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम CO2 गैस को रिलीज करते हैं, और यही CO2 गैस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब प्लांट्स की कंटिन्यूअस कटिंग की जाएगी, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, प्लांट्स के नंबर कम हो जाएंगे हमारी अर्थ पे, तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को तो कट कर दिया। तो इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज करती है, सनलाइट से जितना भी रेडिएशन आता है बेटा, उसको दोबारा ये वापस ट्रांसमिट नहीं होने देती है और उससे एब्जॉर्ब कर लेती है ये CO2 गैस। ठीक है, अब ये CO2 गैस जब उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है तो अर्थ का ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। तो इसे ही बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा, तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू ये जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है हमारे अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का, तो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है बेटा हमें ग्लेशियर में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो वाटर का पार्ट है हमें आइस की फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, आइस कैप्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। वो आइस कैप्स जो है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू धीरे धीरे वाटर की फॉर्म में मेल्ट होते हैं। ठीक है, अब जब मेल्ट होते हैं तो सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो है यहाँ पर काफ़ी सारे उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसे बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ओशियन में जो बेटा यहाँ पर ओशियन का लेवल जो है लगातार इंक्रीज होता है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, कॉजेज रखे बेटा किन वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है, तो डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट, एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल और कोल की वजह से। क्लियर, तो ये हमें समझ में आ गई तीनों टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके बाद हम देख रहे हैं मेजर्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, किन किन वेज को यूज़ करके हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो कौन कौन से वेज है, तो फर्स्ट दे रखा है एनकरेज यूज़ ऑफ CNG। ठीक है, CNG का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, CNG का यूज़ जो है पेट्रोल और डीजल की कंपैरिजन में ज़्यादा किए जाना चाहिए। क्लियर, क्योंकि CNG जो है वो लाइट होता है वेट में। यूज़ ऑफ अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कि हार्मफुल गैसेस को रिलीज नहीं करता है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, इससे भी एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कार पुलिंग का यूज़ करना चाहिए। एक ही कार के अंदर जो है कैब, जैसे हम कैब में जाते हैं जैसे बेटा हम, तो सिंगल कैब में जाने की वजह से हमें कार पूल यूज़ करना चाहिए, जिसमें एक साथ काफ़ी सारे लोग जा सकें। ठीक है, ताकि जो एक ही कार से निकलने वाला पॉल्यूशन है वो रिलीज़ हो, बहुत सारी कारें ना पॉल्यूशन रिलीज़ कर सके। ठीक है, तो इन वेज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मेजर्स देख लिए। इसके बारे में देखेंगे बेटा हम वाटर पॉल्यूशन,
तो हमने वाटर पॉल्यूशन डिस्कस कर लिया कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। जब वाटर बॉडी के अंदर या फिर वाटर के अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस या फिर कुछ हार्मफुल केमिकल्स की मिक्सिंग हो जाती है तो इसे बोलते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। और वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ किन किन वजह से ये वाटर कॉजेज़ हो सकता है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से बेटा, ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है, क्योंकि जो है शहरों से निकलने वाले जो कचरा होता है बेटा, गंदगी जो होती है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। एग्रीकल्चर की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने गंगा के अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें लोग डाल देते हैं रिलीजियस और प्रैक्टिसेस की वजह से, तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है बेटा कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से वाटर जो है पॉल्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, डिटर्जेंट्स, कुछ केमिकल्स की डंपिंग की वजह से, जैसे हॉस्पिटल से जो निकलने वाला केमिकल्स होता है, या फिर रिफाइनरीज, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट जैसे इंसेक्टिसाइड बेटा, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, तो इनकी वजह से भी वाटर पॉल्यूट हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन गंगा रिवर, तो गंगा रिवर आपको पता है बेटा कि होली रिवर है गंगा रिवर, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से आज के टाइम आप देख सकते हैं गंगा का पानी जो है, गंगा के साइड में जो है कितना सारा पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है लार्ज क्वांटिटी में गार्बेज उसके अंदर रिलीज कर देते हैं, अनट्रीटेड सीवेज को, डेड बॉडीज को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन इन गंगा इज चॉकिंग द एक्वेटिक लाइफ एंड हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी वजह से चॉकिंग हो रही है, और साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं या फिर जो उस वाटर के अंदर जितनी भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनका वेजिटेशन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी एक लास्ट पॉइंट कि गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद में ये दे रखा है पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है बेटा, पोर्टेबल वाटर का मतलब है जिस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल वाटर, जो कि फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ केमिकल्स एंड कंटेमिनेंट्स, है ना, जो कि कंटेमिनेंट्स फ्री हो, केमिकल फ्री हो, और जिसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी ना हो, उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। रॉ वाटर क्या होता है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए से हम यूज़ नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम रॉ वाटर। तो रॉ वाटर को हम कैसे पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं, तो बॉईल करके, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग के थ्रू जितना भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं हो पाती हैं। ठीक है, आप देख चुके हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी है वाटर के थ्रू होने वाली, हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको पोर्टेबल वाटर क्या होता है, रॉ वाटर क्या होता है, और बॉइलिंग वाटर क्या होता है। ठीक है, एक लास्ट और बचा है बेटा, फिल्टरिंग वाटर क्या होता है। फिल्टरिंग वाटर का मतलब जिसको फिल्टर किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल है उनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, है ना, उनको अलग कर दिया गया है, तो उसे बोलते हैं हम फिल्टरिंग वाटर, वाटर को फिल्टर करना। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन भी दे रखा है, यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं क्लोरीनेशन में भी। तो देखा होगा आपने कि कई बार पानी जो होता है थोड़ा कड़वा लगता है, किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन टैबलेट्स को मिक्स किया जाता है उसके अंदर, और इसी क्लोरीन टैबलेट्स की वजह से काफ़ी सारे जो बैक्टीरियाज या फिर जो वाटर बॉर्न बैक्टीरियाज हैं, जो डिजीज़ हैं, वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो यही कुछ इस चैप्टर के अंदर था, बाकी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लोबल हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा,
ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है, कॉजेज पूछ सकता है, इफेक्ट्स पूछ सकता है। तो यही है इस चैप्टर के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। आप एक बार रीड करेंगे तो आपको ईजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।